ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जब भी आएंगे जिनमें कुछ पार्टिकल्स दिए हैं जो किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे पड़े हैं और म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका एक ही स्टैंडर्ड मेथड होता है। मैं तुम्हें 4 पार्टिकल्स की बजाय 3 वाला करके दिखा रहा हूँ। उसी मेथड से ये तुम अपने आप करोगे, तुम्हारा होमवर्क रहने वाला। तो लेट अस से ये 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का मास सेम है और ये इस सर्कल पे चक्कर लगा रहे हैं जिसका रेडियस सपोज कर लो r के बराबर है। ऐसे सारे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होती है कि हम किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इस केस में 3 पार्टिकल्स ए बी सी हैं। मान लो हम ए पार्टिकल को देखते हैं, तो बी पार्टिकल अपनी ओर फोर्स लगाएगा, सी अपनी ओर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन तो अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, ठीक है। तो उस फोर्स को हम इसको एफ बी और इसको एफ सी सपोज कर लेते हैं। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, दोनों को हम एफ सपोज कर लेते हैं। लेट अस से एफ दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो एफ हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन जितनी ये साइड है उसका स्क्वायर। साइड को अभी अगर मैं एक्स सपोज कर लूं तो एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये तुम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री लगाओगे तो जो ये रेडियस है और एक्स है इनका आपस का रिलेशन आ जाएगा r इक्वल टू एक्स अपॉन √3। तो दिस विल बिकम जी एम स्क्वायर, √3r को स्क्वायर करोगे तो 3r स्क्वायर ये आ जाएगा। ये फोर्स आ गया, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर को लगेगा। इसे मैं एफ आर सपोज कर लेता हूं। तो दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, आपस का एंगल 60 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ देम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 लगाओगे तो √3 टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ देम आ जाएगा। तो ये आया √3 gm स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो वी विल हैव जी एम स्क्वायर अपॉन √3r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एक r एक m कट गया तो v आ गया gm अपॉन √3r का होल अंडर रूट। ये इसका आंसर। समझ आया मेथड सबको? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। किसी भी एक पार्टिकल को तुमने देखना है, बाकी के सारे उस पर फोर्स लगा रहे होंगे। उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट सदा ही टुवर्ड सेंटर लग रहा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप दी होगी तुम्हें, ठीक है। क्योंकि वो रिजल्टेंट टुवर्ड सेंटर लग रहा है, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो जो भी रिजल्टेंट आया उसे mv स्क्वायर r से इक्वेट करके v निकाल लेना। फॉलोड? ऐसे ही यदि उन्होंने ओमेगा पूछा होता तो इसे mr ओमेगा स्क्वायर डाल लेना था। टाइम पीरियड पूछा होता तो ओमेगा निकाल के 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कर देना था। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? सर इसमें तो मैं √3 में कराया ना, हाँ 60 डिग्री। हाँ, तो 4 के केस में हम क्या करेंगे? 4 के अब कुछ तो अपने आप ही सोचोगे, सारा मैंने ही बताना है क्या? 5 के केस में क्या करोगे?
थोड़ा अपने आप ये जो दिया है ईश्वर ने इसको यूज करेंगे। टाइम तो कर लिया, 4 स्क्वायर लेंगे तो 90 नहीं होगा। उतना नहीं सोचा हमने, नाम दिमाग खर्च। ओके जी, क्लियर है सबको? फिर असाइनमेंट खोलो जरा वापस, इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, हाँ पूछो ना। A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2RE about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4RE? What are the changes in kinetic and potential energy? ठीक है जी, डिक्टेट कर जरा सबको। A 400 kg satellite लिखो भाई, a 400 kg सैटेलाइट is in a circular orbit A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2r. about the Earth. How much energy? Find, अगला सेंटेंस है, find how much energy is required to shift this satellite into an orbit of radius 4r. ब्रैकेट में लिख लेना, r is radius of earth, r equal to radius of earth. और आगे क्या है? What are the changes in kinetic energy and potential energy? Find, अगला सेंटेंस है, find the change in kinetic energy and potential energy. करो जी। कैसे करोगे जी, समझ में आया किसी को? हमने आज ही एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला किया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वो एक ऑर्बिट में है, फिर दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो दोनों ऑर्बिट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों की टोटल एनर्जी माइनस कर लो, वो आंसर आ जाएगा। सूत्र बनाओ। Good morning. जो 4R वाला रेडियस है सेकंड ऑर्बिटल का, उसकी एनर्जी निकाल के उसको दोबारा डिफाइन हमने किया था। टोटल एनर्जी इनिशियली होगी -gmm/2r, फाइनल होगी जब हम उसको दूसरे ऑर्बिट में ले जाएंगे 4r। तो वर्क डन या चेंज ऑफ एनर्जी बताना होगा, तो डेल्टा टी आएगा -gmm/2r माइनस ऑफ -gmm/4r। सॉल्व करके देख लो क्या आता है। सारा कुछ इजी होता है जब तक करते नहीं। एक और टू हाँ जी, हाँ जी। इस केस में जो तुम्हें रेडियस दिया है वो कितना है? पहला 2r, तो 2 टाइम्स ऑफ 2r होगा, और फिर यहाँ होगा 2 टाइम्स ऑफ 4r, तो ये 4r और यहाँ पे 8r। अब सॉल्व करो इसे। कितना आया? कैपिटल एम अपॉन 8r
माइनस GMM अपॉन 8R। अब ये हमने क्या किया, हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो आंसर होगा, तो माइनस हट जाएगा, GMM अपॉन 8R विल बी योर आंसर। क्या क्या करेगा? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो समझ आ गया? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैसे हमने फाइनल माइनस इनिशियल करना। हाँ जी, फाइनल माइनस इनिशियल करना। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं और पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन की डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बड़ी मुश्किल है ये। तुम अच्छा भी बनाओगे। हाँ, मुश्किल जो है इसलिए नहीं बन रही ना हमसे। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये पहली ऑर्बिट है जिसका रेडियस 2R है, और दूसरी रेडियस है जिसका 4R। बना लो, मुश्किल है बहुत। देखो क्या मुझे पहले लगा इसका पार्ट 2 आ रहा है, जो 4 लगा। कोई बात नहीं, ठीक है। Goes down two different inclined planes of the same heights but different angles of inclination. Will it reach the bottom with the same speed in each case? ओके, क्वेश्चन उसका है कि कोई एक स्फीयर है जिसको हमने दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन से रोल करवाया, ठीक है। दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स का एंगल अलग है लेकिन हाइट सेम है। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक का एंगल 45 डिग्रीज है, हाइट h है, दूसरे का 30 डिग्रीज है और हाइट h है। तो उनका क्वेश्चन है कि जब ये रोल करके नीचे पहुंचेगा तो दोनों केसेस में स्पीड सेम होगी या अलग होगी? नहीं होगी, सेम होगी। नहीं होगी। चलो, क्यों नहीं होगी? वो एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड करता है। हाँ जी, तो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, उनकी हाइट। क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। देखो कितने सही है। एक ने बोल दिया कि सेम नहीं है क्योंकि वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड करती है, दूसरी बोल रही है कि एंगल पे डिपेंड नहीं करती इसलिए सेम है। कोई कारण नहीं बता रहे, बस कारण ही तो बताओ। कौन सा फॉर्मूला? बोलो बोलो। मतलब सर, बोलो मतलब सर। देखो भाई, हमसे उन्होंने यदि ये पूछा होता कि किस केस में क्या वो एक ही टाइम में नीचे आएगा, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा 1 माइनस आई अपॉन mr²। तो यहाँ ऊपर sin थीटा आ रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए सॉरी एक्सेलरेशन एंगल पे डिपेंड करती है, इसलिए जो टाइम लगेगा वो भी एंगल पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग होगा। अब हमसे उन्होंने टाइम नहीं पूछा, हमसे उन्होंने पूछा स्पीड के बारे में। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आते आते काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। तो दोनों की यदि इनिशियल एनर्जी सेम है, फाइनल भी सेम रहेगी, इसलिए दोनों केसेस में जो स्पीड है वो सेम आएगी, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, एक जैसे ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन होता है, एक बड़ा ड्रॉप 100 छोटे ड्रॉप में ब्रेक कर दिया, तो वर्क देन और उसकी सब्सटेंशियल के लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है? शुरू से बोल। Show that angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remain constant throughout the motion. लिखो जी क्वेश्चन।
show that the angular momentum of an object traveling with uniform velocity with respect to velocity और comma डालना, with respect to a fixed point remains constant. ये कोई ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से चल रहा है, मास m है, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हमने एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? कोई और? mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसका होता है और कहां से होता है? इट इज बिटवीन द जहां से मैंने तो बताया, अब आप भी बताओ ना। The line of linear momentum from the point of observation. अब ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जितनी मर्जी आगे चला जाए, वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है, इसी लाइन पे चलेगा, तो मोमेंटम ना तो मास बदल रहा है, ना v बदल रहा है, और ना ही इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल रहा है, तो उतना ही रहेगा। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? ओके जी। Wind is blowing west to east along two parallel tracks. Two trains moving with the same speed. ठीक है, 1/3 है यार उसका आंसर। एक का विंड ट्रैक दूसरे से आधा है, वही है ना? क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेन्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और एक साइड से विंड है, w वेलोसिटी से मान लेते हैं, वो चल रही है। इसमें से भी धुआं निकलेगा, इसमें से भी धुआं निकल रहा होगा। अब इसमें से जो धुआं निकल रहा है उसको विंड और पीछे ले जाएगी, तो इसका जो धुएं का ट्रेल बनेगा वो ज्यादा लंबा होगा। इसमें से जो निकलेगा उसको हवा वापस ला रही है, तो ये छोटा बनेगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये वाला इससे डबल है। ठीक है, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, दोनों ट्रेन की स्पीड हमें बराबर दी हुई है, v के बराबर। ठीक है, टाइम दोनों को बराबर मिला। ठीक, यहां पर विंड उसको अपोज कर रही है, तो डिस्टेंस होगा v माइनस डब्ल्यू इंटू टी। में से d1 लिख देता हूं, यहां फेवर कर रही है, तो v प्लस डब्ल्यू इंटू टी हो गया। समझ में आया? आया? तुझे दिया है d1 आधा है एज कम्पेयर टू दिस, so that means 2 times of v minus w into t होगा सर d1 ऊपर वाला है, v plus w into t। हाँ जी सर, फिर तो w और v सेम डायरेक्शन लग रहा है, तो प्लस नहीं? नहीं, धुआं उधर जा रहा था,
हवा उसको वापस इधर इकट्ठा कर रही है, इसलिए छोटा हो गया। T से T कैंसिल आउट हो गया, तो 2v माइनस 2w इक्वल टू v प्लस w आ गया। ये v इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2v माइनस v रह गया v, ये माइनस 2w उधर चला जाएगा, तो v आ गया 3w। ठीक है जी।